students, today's topic is economic progress and economic development. Student, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। चैप्टर 14 तो आपके कोर्स में जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है उसमें एक मैंने सोचा था कि ये चैप्टर 14 कंप्लीट चैप्टर आपके कोर्स में है, बट ये कंप्लीट चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है। इसका कुछ पार्ट डिलीट हो गया है और मैं एक स्टूडेंट को थैंक यू कहना चाहूँगी। उसका नाम नहीं है मेरे पास, उसका सिर्फ नंबर था मेरे पास। तो नंबर के अकॉर्डिंग उस आई थिंक कोई गर्ल है या बॉय होगा, उसने मुझे मैसेज किया था कि मैम ये सिलेबस में है क्या। तब मैंने बड़े ध्यान से सिलेबस को देखा कि ये पार्ट जो है वो आपका डिलीट हो गया है। बुक में वो जो स्टेट गवर्नमेंट वाली बुक है उसे आप देखेंगे। जिन बच्चों के पास ये वाली बुक है एडवाइज़र वाली, वो एडवाइज़र वाली को भी देख सकते हैं। उस बुक में नेशनल इनकम एंड इंट्रोडक्शन, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, फिर हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन सेक्टर, इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, यहाँ तक का कोर्स आपका जो है वो डिलीट कर दिया गया है। ये पार्ट जो है वो इसमें से डिलीट कर दिए गए, ठीक है, डिलीटेड पार्ट है ये। तो हमें पढ़ना कहाँ से, जो प्रीवियस वीडियो में, जो कल के वीडियो में मैंने आपको भेजा था वो पार्ट आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपने पढ़ लिया है तो आपके लिए बेकार है वो, क्योंकि चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। और उस बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको नेशनल इनकम क्या होती है ये मैंने कल पढ़ा दिया था। तो कोई उसमें ये नहीं है कि वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा या वो नॉलेज बेकार थी, कहीं ना कहीं वो इस चैप्टर में आपके यूज़ होएगी। लेकिन क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो पार्ट नहीं पढ़ना है। आपके जो कोर्स में है चैप्टर 14 का वो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है उसके अंदर सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया हो, लेकिन डेवलपमेंट को समझने से पहले हमें प्रोग्रेस को भी समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये लिखा है। फिर उसके बाद आपके प्लानिंग इन इंडिया दे रखा है, वो वाला पार्ट आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। नीति आयोग 5 ईयर प्लान्स जो दे रखे हैं वो पढ़ना है। तो आज हम चैप्टर 14 को न्यू वे में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 14 आपका यहीं से स्टार्ट है रिवाइज्ड सिलेबस के अंदर, इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मीनिंग देखेंगे। इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज एन इंडिकेटर ऑफ इंक्रीजिंग नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। अब देखो बच्चों, मैं कह रही थी ना आपको कि नेशनल इनकम आपने पढ़ा तो कोई ऐसा नहीं है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा आपके, मतलब नॉलेज बेकार गई। अब जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस को समझने के लिए आपको नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को समझना होगा, ठीक है। यानी नेशनल इनकम जब इंक्रीज़ होती है या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होती है तो उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ अ लॉन्ग टर्म क्वांटिटेटिव प्रोसेस, और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कम समय में नहीं हो सकता ये, इसके लिए ज़्यादा समय चाहिए होता है, 1 साल से ज़्यादा का समय, तो उसे हम लॉन्ग टर्म प्रोसेस कहते हैं। 11th क्लास में जब आप आएंगे तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पढ़ाया जाएगा। जिसमें टाइम पीरियड कम होता है उसे शॉर्ट टर्म कहते हैं और जिसमें ज़्यादा होता है उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस does not have qualitative dimension, change in social, political, institutional condition are not considered in economic progress। यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अंदर हम सामाजिक, राजनीतिक, इंस्टीट्यूशनल इन चीज़ों को ऐड नहीं करते हैं। इट मीन्स कि इसमें सिर्फ रुपये पैसे से रिलेटेड चीज़ों को इंडिकेट किया जाता है, इसीलिए नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की बात कही गई। ये तो था हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इट मीन्स कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो होता है इसका 1 डायमेंशन होता है, सिर्फ इनकम से रिलेटेड होती है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसको इसमें ऐड नहीं किया जाता है ना बच्चों, उसको हम इसमें ऐड करते हैं।
ये क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होता है। समझ में आया? अब इसको समझने के लिए ये जो प्रोग्रेस और ग्रोथ होती है, प्रोग्रेस जो होती है इसे हम ग्रोथ से रिलेटेड मान सकते हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एक ही बात होती है, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो अलग बात होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल के 4 पार्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में इनकम है, और सेकंड पार्ट में सोशल, थर्ड में पॉलिटिकल, फिर नेक्स्ट वाले में इंस्टीट्यूशनल, इन सब चीज़ों का ऐड किया गया। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है बच्चों वो 1 डायमेंशनल होती है, सिर्फ एक ही डायमेंशन को इसमें देखा जाता है। लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, लाइक सोशल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल एक्सेट्रा। इट मीन्स प्रोग्रेस जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है, परिमाणात्मक होती है, और जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है, जिसे हिंदी में हम गुणात्मक कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो आप अप्रोच पढ़ रहे हैं ये एक तरह का साइकोलॉजिकल अप्रोच है। साइकोलॉजी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये डिफरेंस सिखाया जाता है। ग्रोथ के अंदर हमारी हाइट, वेट, इनको मेजर किया जाता है, इसका मतलब वो क्वांटिटेटिव होती है। और जो डेवलपमेंट होती है उसमें हमारे मेंटल, सोशल, फीलिंग्स, इन सब को ऐड किया जाता है। सेम वैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इंश्योर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब एक देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उनके मतलब इंडिकेटर्स को पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। समझ आया इतना? इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट माना गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझाया गया है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की बात कही गई है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो होते हैं वो 3 काइंड के माने गए हैं। कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, उसके बहुत सारे नाम हैं, सक्सेसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार चलने वाला, सक्सेसिव का मतलब होता है आगे आगे बढ़ने वाला, और सस्टेनेबल का मतलब होता है धीमी गति से होने वाला, ठीक है। जब हम लगातार चलते हैं तो बहुत फास्ट नहीं दौड़ सकते, हमें एक मिडिल अपनी स्पीड मेंटेन करनी होती है। इसका मतलब वो सक्सेसिव भी होगा और सस्टेनेबल भी होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट इज़ वन विच फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट टाइम without compromising with the capability of satisfying the requirements of future generation. This is such an economic development which is done without causing harm to natural resource. It can be said that economic development which is done while maintaining the flow of natural resource is known as continuous development. देखो बच्चों, वो डेवलपमेंट continuous, सक्सेसिव या सस्टेनेबल, बहुत ध्यान देना आपको। कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट के 2 अनदर नेम हैं, कौन कौन से? सक्सेसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ ऐसे किया जाता है जो फर्दर जनरेशन के लिए भी बचा रह सके। यानी हम प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके जो विकास करते हैं उसे हम कॉन्टीन्यूस, सक्सेसिव या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। फिर है असेसिमिलेटेड डेवलपमेंट। असेसिमिलेटेड डेवलपमेंट जो होते हैं ना, ये भाषा के आधार पे, रीजन के आधार पे जो भेदभाव किया जाता है, फिजिकल इनकेपेबिलिटी, पॉवर्टी, इन सब लोगों के लिए बेनिफिट देने के लिए जो डेवलपमेंट होता है उसे हम असेसिमिलेटेड डेवलपमेंट। सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए जो डेवलपमेंट होता है उसे हम असेसिमिलेटेड डेवलपमेंट कहते हैं।
यही आपकी बुक में लिखा हुआ है। असेस रिलेटेड डेवलपमेंट इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट शुड रीच द पीपल ऑफ ऑल सेक्शन। सारे सेक्शन के लिए, अमीर, गरीब, हिंदी भाषी, इंग्लिश भाषी, उर्दू भाषी, इन सारे लोगों के लिए, हर तरीके के जेंडर के लिए, मेल फीमेल, उन सब के लिए, या फिर पुअर और फिजिकल इनएबिलिटी इन पीपल्स के लिए जो डेवलपमेंट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? असेसिमिलेटेड डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। और इस डेवलपमेंट में किस चीज़ पे एम्फेसिस दिया जाता है? डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट। दिस इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट विच advocates for equality of income, equality of opportunities and equal human right in all spheres of human life। इसका मतलब है सबके लिए समान अधिकार, समान इनकम, समानता के भाव को विकसित करने के लिए जो डेवलपमेंट किया जाता है, या इक्वालिटी की फॉर्म को डेवलप करने के लिए जो डेवलपमेंट होता है उसे हम कहते हैं असेसिमिलेटेड डेवलपमेंट। फिर है ह्यूमन डेवलपमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इमर्ज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन द ईयर ऑफ 1990। इसे आप अंडरलाइन करेंगे। 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया था। और किसके अंडर में बनाया गया था, इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे। अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ महबूब उल हक, the United Nations Development Program prepared an index to measure the level of human development by including 3 expansive dimensions: knowledge, health and standard of living। देखो बच्चों, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये कॉन्सेप्ट जो था, ये सबसे पहले ईयर 1990 में डेवलप किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। ठीक है। और इसे किसकी प्रेसिडेंटशिप में डेवलप किया गया था? महबूब उल हक की प्रेसिडेंटशिप में डेवलप किया गया था। और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर इसे प्रिपेयर किया गया था, जिसमें मेजरमेंट के 3 डायमेंशन बनाए गए थे। और वो डायमेंशन कौन कौन से थे? किसी भी कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट को हम कैसे देखते हैं? नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल जी सकते हैं, उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। जैसे प्रेजेंट में 65 से 68 तक की मानी गई है कि ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के पीपल 65 से 68 साल तक जीते हैं। अंग्रेज़ों के टाइम में ये बहुत ही कम थी, 30 से ज़्यादा नहीं थी, 25 अराउंड थी। तो हमारी जीवन संभाविता मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है उसे हम हेल्थ के अंदर इंक्लूड करते हैं। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके अंदर हम पर कैपिटा इनकम को देखते हैं। यानी ये जो 3 चीज़ें हैं ये ह्यूमन के डेवलपमेंट को इंडिकेट करती है। उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसकी नॉलेज अच्छी हो और उसकी इनकम अच्छी हो। ये तीनों इंडेक्स किसने प्रिपेयर किए थे? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर प्रिपेयर किए गए थे। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलपमेंट को, मैनकाइंड की डेवलपमेंट को अच्छी तरीके से समझना। ठीक है। दिस इंडेक्स ट्रांसफॉर्म द इशू ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम मनी ओरिएंटेड टू ह्यूमन ओरिएंटेड। इसमें ह्यूमन ओरिएंटेशन और मनी ओरिएंटेशन दोनों की बात कही गई थी। ठीक है। ये हमारा डेवलपमेंट से रिलेटेड पोर्शन था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लानिंग इन इंडिया। ये वी विल डू टुमारो। थैंक यू फॉर टुडे।